दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए तैयार हो रही है और ये नगर निगम चुनाव कभी इतने ग्रैंड नहीं थे। सवाल कई हैं। बीजेपी के लिए 10 साल की साख दांव पर है, कांग्रेस के लिए वापसी का सवाल है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को ये जानना है कि क्लीन स्वीप देने वाली दिल्ली के दिल में उनके लिए जगह है या नहीं है। विधानसभा चुनाव में हार, बायपोल में हार और अब सामने है एमसीडी के चुनाव। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। नमस्ते मनीष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, कितना कड़ा इम्तिहान है एमसीडी चुनाव आप लोगों के लिए? नहीं, एमसीडी चुनाव तो दिल्ली के काम पे हो रहा है और इसमें साफ साफ है कि 10 साल बनाम 2 साल हो गया है कि एक तरफ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चला रही है और हम 2 साल से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। लोगों ने दोनों मॉडल ऑफ गवर्नेंस देख लिए हैं, तो अब लोग इसी में से चूज करने वाले हैं, क्योंकि 10 साल में इसका जो प्राइम काम था, कूड़ा साफ करना, चोरी रोकना, ये सारी चीजें, जो नाली बनवाना, छोटी छोटी सड़कें बनवाना, पार्क मेंटेन करना, बीजेपी बुरी तरह से फेल हो गई है। न सिर्फ फेल हो गई बल्कि मैंने बताया भी था कि 168वें स्थान से 398वें स्थान पे आ गई है सफाई के मामले में, भारत सरकार के सर्वे में, हमारे में नहीं। तो दिल्ली में ये फेल है। इधर 2 साल में हमको जो काम मिले थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब में ट्रेमेंडस काम हुआ है, लोग बहुत सेटिस्फाई हैं। तो अब यही टकराहट है, देखते हैं लोग। तो आप कह रहे हैं कि 2 साल जो आपने काम किया है दिल्ली में, अब उस पे आपको दिल्ली वाले अंक दें? बिल्कुल। हम आज नगर निगम में कुछ वादे करके जा रहे हैं। हम दिल्ली को साफ रखेंगे, हम दिल्ली में हाउस टैक्स माफ करेंगे, हम दिल्ली में नक्शे बनाने में जो रिश्वतखोरी का धंधा चलता है इसको बंद करेंगे, हम दिल्ली के पास को, सड़कों को, नालियों को मेंटेन करके दिखाएंगे, साफ सुथरी दिल्ली करके दिखाएंगे हम। तो ये बात हम करके जा रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि 2 साल पहले हमने जो किया था वो हम कर रहे हैं या काफी कुछ चीजें कर चुके हैं, तो इस पर लोग यकीन करेंगे। इसी बीजेपी ने पिछले 2 मैनिफेस्टोज में जो कुछ लिखा उसमें से 1% भी कम नहीं किया। तो फिर राजौरी गार्डन में क्या हुआ? अगर आपके काम को सराहना मिल रही है तो 67 सीट पाने वाली पार्टी को एक बायपोल इतना महंगा पड़ गया कि जमानत तक सब। नहीं, बायपोल में जैसा मैंने बताया, पहले भी कहा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेप था जर्नैल सिंह जी का, पंजाब में जाके चुनाव लड़ना, और ये पार्टी का एक डिसीजन था। पार्टी के इस डिसीजन से वहां की जनता नाराज हुई। तो अगर जनता किसी बात पे नाराज होती है तो वो फिर अपने हिसाब से वर्डिक्ट देती है। वो जनता का वर्डिक्ट आया कि भाई हमें तुम्हारा स्टेप अच्छा नहीं लगा। हम जब प्रचार के लिए जाते थे तब भी लोग कहते थे कि आपको जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, ये ठीक नहीं किया। हमने जो भी उसके लॉजिक्स थे पार्टी के वो देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने वो बाई नहीं किए, लोग कन्विंस नहीं हुए। पर मुझे लगता है वो लोगों ने गुस्सा निकाल लिया फिर अपना। अच्छा। अब नगर निगम चुनाव में आएंगे तो फिर से उनको याद आएगा यार, तो ये लव हेट रिलेशनशिप जो आपका और दिल्ली वालों का चलता है वो बरकरार है? हाँ, वो तो बहुत बरकरार है। लव हेट नहीं है इसमें, उनकी नाराजगी है। नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि भाई। और इसका नुकसान आपको नहीं लग रहा एमसीडी? नहीं, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट अगर एक साथ हो रहे होते तो शायद राजौरी में नुकसान होता। अब मुझे नहीं लगता कि राजौरी में भी नुकसान होगा, क्योंकि जब आप किसी को चाहते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो उसकी कोई चीज आपकी गलत लगती है तो उस पर एक बार अगर आपने गुस्सा निकाल लिया तो आप दोबारा नहीं निकालते, बार बार नहीं निकालते। तो राजौरी की जो हार है वो अपनापन है, और राजौरी की हार अपनापन है। राजौरी में दोबारा जो लोग वोट करेंगे वो भी अपनापन होगा। चलिए, लेकिन अब मैं आना चाहती हूँ आपके मैनिफेस्टो में। आपका जो वादा जो सबका ध्यान खींच रहा है वो है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने वाले हैं, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत अहम साधन होता है एमसीडी के लिए। 2016 में कुल 8,351 करोड़ रेवेन्यू रहा, जिसमें से 1,371 करोड़ रेवेन्यू आया है प्रॉपर्टी टैक्स से। इसको अबॉलिश करेंगे तो आप एक अपने रेवेन्यू जनरेशन आर्म को नहीं दिक्कत पहुंचा रहे होंगे? नहीं, देखिए, आपके आंकड़े को मैं सही कर दूं कि जो घरों का प्रॉपर्टी टैक्स है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स है, वो करीब 700-800 करोड़ रुपए रहा है। 8,000 करोड़ में से 700-800 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो ये लोग बेईमानी कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन में, और इसकी वजह से आम जनता को बहुत दुखी कर रहे हैं। छोटे छोटे लोगों के यहाँ, छोटे छोटे घर हैं लोगों के, उनके यहाँ हाउस टैक्स का वो भेजते हैं नोटिस, जिनका 800 रुपये आना चाहिए वहाँ 8,000 भेज देंगे, फिर रिश्वत लेके उसको 800 कर देंगे, नहीं जमा करने के लिए कह देंगे। लोगों के पाइल्ड अप पड़े हैं बहुत पुराने, फिर उनके वहाँ नोटिस भेजते हैं, फिर पैसे लेके बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है दिल्ली में हाउस टैक्स के नाम पे अवैध वसूली का। इसको हमें लगता है कि रीलुक करने की जरूरत है। और जब हमने नगर निगम को स्टडी किया तो ये देखा कि नगर निगम के पास में इतने सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, इतने सोर्सेज हैं और उनमें इतनी लीकेजेस है, मतलब खुलेआम बेईमानी हो रही है। पार्किंग में, एडवर्टीजमेंट में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें खुलेआम बेईमानी करके इन्होंने नगर निगम का बंटाधार किया हुआ है।
तो हमारा प्लान ये है कि हम बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको प्लग इन करेंगे, वहां जो चोरी हो रही है उसको रोकेंगे, उसी से 700-800 करोड़ रुपए तो आसानी से बढ़ जाएगा। तो आपने मन बना लिया, जीतेंगे तो हाउस टैक्स माफ, दिल्ली बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माफ करेंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे, बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ करेंगे। ये देखिए, जनता से टैक्स क्यों लिया जाता है? सरकार चलाने के लिए लिया जाता है। दिल्ली में जब हम सरकार में आए थे, बजट था 32,000 करोड़ रुपए का, और आज मात्र 2 साल के अंदर हमने दिल्ली का बजट पहुंचा दिया है 48,000 करोड़ रुपए का। तो ये छोटा चेंज नहीं है। 16,000 करोड़ रुपए का जंप 2 साल में। दिल्ली क्या, देश में तो जितना % हम जंप कर गए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि इंस्पेक्टर राज बंद कर दो। टैक्स कलेक्टर जो होता है, वो चाहे एक्साइज का हो, वैट का हो, जो टैक्स कलेक्टर है वो जाके दुकानदारों को परेशान नहीं करेगा। दुकानदार अपने आप टैक्स जमा कराएगा। उसको इवैल्यूएशन कर लो, आपको कोई कमी पाए तो उससे पूछ लो और डेटा ले लो, लेकिन जा जाके दुकान रेड नहीं करोगे। उसकी वजह से जनता ने अपने आप टैक्स दिया। यही नगर निगम में भी होगा। प्रॉपर्टी तो इसी से आप चमकाएंगे एमसीडी को। 1 साल में आप लोग वादा कर रहे हैं कि एमसीडी जो है घाटे से प्रॉफिट में आ जाएगी। रोड मैप क्या है? मैंने इसीलिए बताया ना कि हमने सिर्फ, और हमने दिल्ली का मैंने जब आपको उदाहरण दिया, दिल्ली में टैक्सेस लगातार कम किए हैं। पिछले 2 साल में हमने 1 रुपए किसी भी चीज पे टैक्स नहीं बढ़ाया, बल्कि बहुत सारी 30-40 चीजों पर, करीब 40 आइटम्स पर टैक्स 12% से घटा के 5% कर दिया। बहुत पॉपुलर आइटम्स पर, बहुत पॉपुलरली कंज्यूम होने वाले आइटम्स पर 12 से 5 कर दिया। टैक्स घटाया, एक भी टैक्स बढ़ाया नहीं। उसके बावजूद 32,000 करोड़ रुपए से 48,000 करोड़ रुपए पे आ गया। इसका स्वाद एक ही आदमी समझ सकता है जो ईमानदारी से काम कर सकता है। बेईमान लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि टैक्स इकट्ठा कैसे होता है, टैक्स जंप कैसे करता है, टैक्स कम करके भी कलेक्शन जंप कैसे करता है। इसको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की पॉलिटिक्स से किया जा सकता है। आज नगर निगम में आप ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो। नगर निगम में रेवेन्यूज की कमी नहीं है, नियत की कमी है। तो नगर निगम को सुधारने का बीड़ा आम आदमी पार्टी उठा रही है, और यही कहकर आप दिल्ली वालों के बीच में हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं हम। भाई, आज दिल्ली के आम आदमी के बारे में सोचो। वो अगर अपने व्यापार की वजह से या किसी भी काम की वजह से 3-4 जगह भी दिल्ली में जाता है ना, कनॉट प्लेस आ जाए, एक बार नेहरू प्लेस चला जाए, किसी और करोड़ बाग मार्केट में चला जाए, कहीं अपने लक्ष्मी नगर चला जाए, 3-4 जगह जाने में ही, अपनी कार से जाने में उसके 100 से 150 रुपए पार्किंग में लगते हैं। और वो दुख तब होता है, ये पार्किंग का पैसा कायदे में तो नगर निगम को जाना चाहिए। नगर निगम को न जाके जो पार्किंग कंपनियां हैं वो बीजेपी के रिश्तेदारों की हैं, उनको बहुत सस्ते में दे रखा है। ये पूरा पैसा नगर निगम में नहीं जाता, वहाँ बेईमानी हो रही है। लेकिन आप पे फ्रीबीज का भी आरोप लगता रहा है मनीष जी, कि आम आदमी पार्टी जो है पानी माफ कर दिया। ये सारे जो आरोप जो आप लोगों पर लगते रहे हैं, और ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, क्या यही है आपकी लोकप्रियता की वजह? लेकिन अभी तो लोकप्रियता का ग्राफ भी नीचे। देखिए, आपने फ्रीबीज की बात की। बिजली, दिल्ली की जनता को बिजली हमने सस्ती दी है, आधे दाम पे। जनता के ऊपर एहसान नहीं किया। बिजली भ्रष्टाचार की वजह से महंगी कर रखी थी। बिजली कंपनियां फर्जी बिल बना के, फर्जी चीजें, नेताओं को पैसा देती हैं, नीचे जनता के ऊपर बिजली का बिल बढ़ा देती हैं, फिर नेताओं को रिश्वत देती हैं, फिर जनता के ऊपर बिजली का बिल बढ़ा देती हैं। ये टेक्निक है। हमने ऊपर की रिश्वतखोरी बंद कर दी, आज बिजली सस्ती हो गई। आज देश में सबसे सस्ती बिजली वाले राज्यों में से दिल्ली है। जब हम आए थे तो सबसे महंगी वाले राज्यों में से था। पानी हमने फ्री दिया। पानी भी यही होता था, टैंकर माफिया सरकारों को पैसा देगा और उधर पानी की लाइन नहीं बिछने देगा, क्योंकि पानी की लाइन बिछते ही फिर टैंकर माफिया को कौन पूछेगा। हमने 309 नई कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछा दी सिर्फ 2 साल में। उसका फायदा ये हुआ कि दिल्ली वालों को पानी मिल रहा है, टैंकर माफिया से आजादी मिली। फ्री का फायदा ये है, आप देखिए कि लोग पानी बहुत बेकार बहाते हैं, चारों तरफ गाड़ी धोने से लेके टंकी चल रही है सारे। जैसे ही हमने 20,000 लीटर की कैप लगाई कि 20,000 लीटर तक अगर आपका पानी का बिल होगा, पानी कंज्यूम होगा महीने में, तो हम फ्री देंगे आपको। उसका फायदा ये हुआ प्रियंका जी कि आप लोगों ने पानी बचाना शुरू कर दिया। अब लोग अपने खर्चों, पानी के खर्च पे कैप रखते हैं, 20,000 लीटर से ऊपर नहीं जाने देते हैं, वरना पूरे का पैसा देना पड़ेगा। तो हमें पानी भी बच रहा है और रेवेन्यू भी आ रहा है। 168 करोड़ रुपए पानी के कलेक्शन से, वाटर बिल्स के कलेक्शन से एक्स्ट्रा मिला है। ये इकोनॉमिक्स मुझे लगता है सबको समझनी चाहिए। ये फ्री भी इकोनॉमिक्स नहीं है, ये स्मार्ट इकोनॉमिक्स है। चलिए, स्मार्ट इकोनॉमिक्स से अब दिल्ली की सड़कें, साफ सफाई, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दिल्ली वालों ने पिछले 2 साल में भी इतनी देखी है। रोड पर कचरा, हर जगह कचरा। मैं चांदनी चौक गई थी, वहां बताते हैं कि नाली जो है वो एमसीडी की है, सीवर जो है दिल्ली सरकार की है। तो दोनों के बीच में
टकराव की वजह से कुछ काम ही नहीं हो रहा, और ये टकराव जो है दिल्ली वालों को महंगा पड़ेगा। तो पहले सफाई पर मुझे बताइए, क्या करेंगे आप? चिकनगुनिया, डेंगू सब भगाएंगे? सफाई में देखिए, चिकनगुनिया, डेंगू, मच्छर ये सब इसलिए क्योंकि गंदगी बहुत है दिल्ली में। और गंदगी इसलिए कि गंदगी की दो वजह, एक तो पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी नहीं उतार रखे, फर्जी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह जा रही है, एक्चुअल सफाई कर्मचारियों को बेचारों को मिलती भी नहीं है ठीक से। तो सबसे पहले तो सफाई कर्मचारियों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनकी समय पे तनख्वाह मिले। इसलिए हमने कहा कि एमसीडी के डॉक्टर्स, एमसीडी के टीचर्स, एमसीडी के सफाई कर्मचारी, सबको 7 महीने की 7 तारीख तक तनख्वाह मिल जाया करेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे लाएंगे? हम इकट्ठा करके लाएंगे, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा करके लाएंगे, लेकिन मिलेगी। दूसरा, जब सफाई कर्मचारी को तनख्वाह समय पे मिलेगी तो अपना काम भी ठीक से करेगा, और उसको फिर मॉडर्न इक्विपमेंट देने पड़ेंगे। उसके हाथ में आप झाड़ू पकड़ा देते हो खाली, और सोचते हो कि वो कार के नीचे से, गलियों से, नाली से सब कुछ बेचारा कर लाएगा। आप उसको दस्ताने तक ठीक से नहीं देते, उसका भी पैसा खा जाते हो। तो अगर ये काम सारी ईमानदारी से हो जाए, आप देखो, मैं देश के भी उदाहरण दे सकता हूँ, दुनिया भर में जहां भी सड़कों पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, हमारे जैसे क्राउडेड शहर बहुत हैं, वहां बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, छोटे छोटे से इक्विपमेंट्स हैं, अपने सफाई कर्मचारियों को दे देते हैं, वो सुबह उठता है 6 बजे बेचारा निकल के चला जाता है। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी बेचारा कपड़ा अपना ही रुमाल बांध के झाड़ू लगाने निकलता है, अपने लिए भी धूल देता है, दूसरों को भी धूल देता है। तो उसके हाथ में छोटे छोटे मॉडर्न इक्विपमेंट दे देंगे तो वो आसानी से सफाई कर पाएगा और अपने लिए भी सेफ्टी रख पाएगा। इसी से दिल्ली साफ होगी। अब आते हैं इन बातों पे टकराव की राजनीति। आम आदमी पार्टी जो है वो टकराव की राजनीति बहुत ही आक्रामक तरीके से जो है आप लोग सभी बोलते हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं, और उसके बाद इन सब के बीच में क्या होता है, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन बैक सीट पर चला जाता है। आपका कहना है वो आपको काम नहीं करने देते हैं। अगर आप एमसीडी में भी आएंगे और कहेंगे हमें वो काम नहीं करने देते, तो दिल्ली आपको क्यों वोट दे? हम टकरा किस चीज पे रहे? जब हम टैंकर माफिया से लड़ते हैं तो उनको कोई बचाने आता है, हम उससे टकराते हैं। जब हम प्राइवेट स्कूल माफिया से लड़ते हैं, जब हमसे कोई टकराता है तो हम उससे लड़ते हैं। हम बिजली सस्ती करना चाहते हैं, बिजली कंपनियों से लड़ते हैं, हमसे कोई टकराता है, हम उससे लड़ते हैं। दवाइयों का बहुत बड़ा माफिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एक कॉकस बना रखा है, कुछ ने, सबने नहीं, प्राइवेट फार्मेसी ने, इन्होंने कॉकस बना रखे हैं, हम इससे लड़ते हैं। उनको कोई बचाने आता है, उनके हम जनता के हित में पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जनता का इलाज ठीक से हो जाए, कोई उसको रोकना चाहता है, क्योंकि उससे फार्मेसी माफिया, उससे प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट एजुकेशन या बिजली पानी का माफिया, वो उसको नुकसान होता है। तो जो लोग दिल्ली में माफिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे तो हम लड़ेंगे। हम कोई अपने खेत के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें दिल्ली के लोगों को पानी देना है। अब पानी माफिया को बचाने के लिए जो भी सामने आएगा हम तो लड़ेंगे उससे। तो टकराव की राजनीति जारी है। जनता के लिए टकराव मत, फिर जनता ने चुन के किस लिए भेजा है? हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे। देखिए, इस टकराहट की वजह से अगर हम टकराते नहीं ना, अगर हम इन चीजों को लेकर लड़ते नहीं, तो आज लोगों को मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिले होते। आज लोगों को, जो हमने कहा 309 कॉलोनियां में पानी आ गया, वो पानी नहीं मिला होता। आज लोगों को आधे दाम पे बिजली नहीं मिली होती। आज प्राइवेट स्कूलों में, दिल्ली के 450 प्राइवेट स्कूल्स को हमने फीस नहीं बढ़ाने दी। तो वो जो आरोप लगता है कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है आम आदमी पार्टी के लिए बैक सीट पर चला गया मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग जो कहते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, इनसे कोई ये पूछे जाके कि अगर दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन बैक सीट पे होता तो आज दिल्ली में 309 कॉलोनियों में पानी कैसे पहुंच गया होता, जब जिस सो कॉल्ड फ्रंट फुट पे था सिर्फ 5 साल में 14 कॉलोनियों तक पानी पहुंच पाया था, आज 309 कॉलोनियों में पानी पहुंचा है। तो ये ऐसे थोड़ी पहुंच गया। आज दिल्ली के सरकारी, आप जिस सरकारी स्कूल में बैठे हैं, ये भी बदला है। ये बैकफुट पे बैठ के थोड़ी बदला है। रोज काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, तब बदलता है। रात को 2 बजे जाके भी मैं देखता हूँ स्कूल में क्या काम चल रहा है, सड़क पे क्या काम चल रहा है, तब बदलता है। ऐसे नहीं बदलता कि आफ्टर 8 PM नो सीएम। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया, हेल्थ के क्षेत्र में आप लोगों का जो मोहल्ला क्लिनिक है, उस मॉडल को काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। आप और सत्येंद्र जैन काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने जो कहा ना, नो सीएम जो है वो कभी पंजाब जाते हैं, इससे दिल्ली वाले थोड़े से खफा हैं। और मैं कोई आलोचक, कोई पत्रकार, किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। चांदनी चौक में लोगों ने मुझे जो शब्द कहा है, पहले यहाँ तो खड़े हुए नहीं और चले गए पंजाब, चले गए गोवा। देखिए, यहाँ नहीं खड़े होते तो ये सब काम कैसे हुए होते? मुख्यमंत्री ने एक नया मॉडल दिया गवर्नेंस का कि मैं अपने पास कोई विभाग नहीं रखूंगा, मंत्रियों के पास विभाग रहेंगे और मैं सारे मंत्रियों को सुपरवाइज करूंगा। ये एक नया मॉडल था। सारे राज्यों में मुख्यमंत्री को जिनको कमाना होता है
वो क्रीम मलाई वाले डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों को फिर मलाई वाले डिपार्टमेंट बांटते हैं और फिर रद्दी से समझाने वाले डिपार्टमेंट जिनमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज होती है नंबर 2, 3 के मंत्रियों को देते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा मुझे अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखना, मैं सारा कुछ सुपरवाइज करूंगा। अगर मुख्यमंत्री उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे होते तो आज जैसे आपने खुद कहा, मैं तो सिंपल कह रहा हूं, इस जैसे स्कूल जाने कितने बन गए हैं दिल्ली में आज, और सिर्फ बिल्डिंग खड़ी नहीं कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी सुधार रहे हैं। तो अगर फोकस पे नहीं होता तो ये कैसे होता? आज अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस कम हुई है, बढ़ाने नहीं दी है, जिन्होंने बढ़ा दी उनसे लौटवाई गई है, तो अगर दिल्ली फोकस पे नहीं होता तो कैसे होता? और एक चीज, दिल्ली मतलब दुनिया के बहुत सारे शहरों में हम जाते हैं, आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, मेरी साउथ इंडियन की बात की, हम दुनिया के कई शहरों में जाते हैं, देखते हैं जाके, आप भी जाते हो, वहां टोंटी से पानी पी लेते हैं। आप होटल में जाओ तो कहते हैं नहीं जी बॉटल की जरूरत नहीं है, आप अपने यहाँ, हमारे तो होटल की भी टोंटी से पानी पी लो, ये गारंटी लेते हैं शहर, कई शहर अपने उसमें। हमें अफसोस होता था हमारे देश में एक भी शहर ऐसा नहीं है। आज मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में हमने इसकी शुरुआत की है, और दिल्ली की एक मतलब दिल्ली जल बोर्ड की एक जोन सेक्टर होता है 11-12 जोन से, 11-12 जोन की एक कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है, उसमें मिला के हमने गारंटी के साथ शुरू कर दिया है कि आप अपनी टोंटी से पानी पीजिए, 24 घंटे पानी आएगा, आप अपनी टोंटी से खोल के पानी पीजिए, और गारंटी के साथ कि देश की किसी भी लैब में उसको चेक करा लीजिए, उसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। आप लोग आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए, छेड़ते हुए आए थे, इसी वादे के साथ आए थे, लेकिन शुंगलू कमेटी आपकी नियुक्तियों पर सवाल उठा रही है। किस तरह से सरकारी घर बांटे गए, आप लोगों ने जो नियुक्तियां की है, सौम्या जैन, सत्येंद्र जैन की बेटी आर्किटेक्ट होकर के मोहल्ला क्लिनिक के प्रोजेक्ट में मिशन डायरेक्टर थी, ये सारे जो सवाल हैं, इनके सामने आप क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों की शिकायतें भ्रष्टाचार की 81% कम हुई हैं। सीवीसी की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों की, आम जनता की भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो 81% नीचे आई हैं, जबकि केंद्र सरकार के खिलाफ 67% ऊपर गई हैं। हम नहीं कह रहे, सीवीसी की रिपोर्ट कह रही है। तो भ्रष्टाचार में तो कमी आ रही है। लेकिन आपने इसकी बात की शुंगलू कमेटी की, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में ऊपर से नीचे तक आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, खूब खोजबीन कर लीजिए, उसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उसमें कहीं भी एक लाइन भी ये नहीं लिखी हुई कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहां 1 रुपया गबन कर दिया या 1 रुपए की हेराफेरी कर ली। घर दे दिया, अब डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन को घर दे दिया, उनकी शिकायत ये नहीं घर दे दिया, उनकी शिकायत ये कि एलजी से अप्रूवल नहीं लिया। उनकी शिकायत ये है कि आपने आम आदमी पार्टी को दफ्तर दे दिया, उसका एलजी से अप्रूवल नहीं लिया। उनकी शिकायत इन चीजों को लेकर है। उनकी शिकायत यह है कि जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, तो मोहल्ला क्लिनिक में सत्येंद्र जैन की जो बेटी थी जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, वो बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट हैं, उसने बेचारी ने अपनी फ्री सेवाएं दी हैं। तो आपके अपने कुमार विश्वास क्यों आप लोगों को इस तरह की वीडियो जो बना करके बोल रहे हैं, उसमें आप लोगों का भी जिक्र कर रहे हैं? मुझे तो लगता है वो वीडियो सबको दिखाना चाहिए। वो हम दिखा चुके अपने चैनल, फिर इस इंटरव्यू में भी दिखा देना और बताना लोगों को कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उन सबके ऊपर इतनी सी बात कही है कि भाई ध्यान रखो, लेकिन साथ साथ इस देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों के लिए भी बड़ी बातें कही हैं कि कहां कहां वो लोग फेल होते चले जा रहे हैं। हम करप्शन पे नजर रख रहे हैं, हमारी बात भी हमेशा उनसे होती है। हमारी पार्टी की डेमोक्रेसी है कि हमारी पार्टी के नेता अंदर और बाहर, अंदर जो बात सोचते हैं बाहर भी कहते हैं। लेकिन कुमार विश्वास ने उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए देश से संबंधित, उसमें सब पे संज्ञान लिया जाना चाहिए। हम अपनी वाली पे ले रहे हैं, पर जरा मोदी जी अपनी वाली पे भी ले लें, बीजेपी वाले अपनी वाली पे भी संज्ञान ले लें। तो ये बताइए, एग्जाम का स्तर कैसा है एमसीटी का? यूनिट टेस्ट मान रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम मान रहे हैं, एनुअल एग्जाम मान रहे हैं? नहीं, हमारे लिए तो गवर्नमेंट के, जब भी मैं जब से सरकार में आया हूँ, मेरे लिए हर दिन एग्जाम होता है और मैं हर दिन ये सोचता हूँ आज ये सोचा है तो ये करके जाएंगे। तो अब सोचा है कि दिल्ली को साफ करेंगे, तो उम्मीद है दिल्ली वाले साथ देंगे और दिल्ली को साफ कर। ये आरोप तो नहीं लगाएंगे ना कि काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि आप दिल्ली सरकार में आप लोगों का कहना है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है। एमसीडी में भी अगर कहेंगे तो दिल्ली वाले क्यों वोट दें? दिल्ली वाले उस काम ना करने के बावजूद, काम नहीं करने देने के बावजूद, इतनी अड़चनों के बावजूद जो काम दिल्ली में हुए हैं, करप्शन 81% कम हुआ है। स्कूल अस्पताल को देख के वोट करें, जिस स्कूल में वोट डालने जाएंगे ना उसका हुलिया देखिएगा,
उसमें पहले भी आप जाते होंगे, उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, उसको देख के वोट करिएगा। लेकिन एक सवाल जो छूट गया, मैं पहले ही पूछना चाहती थी और फिर हम इसे रैप करेंगे, वो ये कि दिल्ली का काम है दिल्ली वालों को देखना चाहिए, ठीक है, पंजाब वालों को देखना चाहिए, लेकिन आपका काम मुंबई वालों को क्यों देखना चाहिए, गुजरात वालों को क्यों देखना चाहिए? एलजी से खटपट जारी है, उन्होंने कह दिया 97 करोड़ रुपए वापस करें एडवर्टीजमेंट्स पर। देखिए, विज्ञापन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में सरकार होगी, देश में कोई भी सरकार होगी जो अपने काम को मार्केट नहीं करती है। और मार्केट करना ऐसा नहीं है कि अपना चेहरा चमकाने के लिए है। सारी राज्य सरकारें विदेशों तक में जाके समिट करती हैं। खुद शीला दीक्षित लंदन में जाके समिट करती थी दिल्ली सरकार के काम गिनाने के लिए। लंदन का क्या लेना देना था? इसलिए क्योंकि एक शहर की इमेज मेकओवर होती है। अगर हम दिल्ली में वैट कम कर रहे हैं, हम अगर वैट के फॉर्म सरल कर रहे हैं, हम स्कूल अस्पताल ठीक कर रहे हैं, अगर हम दिल्ली में अमन चैन की बात कर रहे हैं, तो ये बात, और दिल्ली में व्यापारिक सिंगल विंडो सिस्टम कर रहे हैं, तो ये बात मुंबई सहित पूरे देश को पता चलनी चाहिए। एमसीडी चुनाव पर आते हैं। आखिरी सवाल, एमसीडी में आप जीते या हारे, ईवीएम पर आपका भरोसा रहेगा या नहीं रहेगा? आप जांच करवाएंगे अगर आप जीतेंगे भी तो, और हारेंगे तो क्या ईवीएम का दोष होगा या हम हारे या जीते? लेकिन ये ईवीएम का भरोसा इसलिए टूट चुका है क्योंकि भिंड का जवाब अभी आया नहीं है। भिंड में एक मशीन देखी गई जो वीडियो में रिकॉर्ड है कि उस पर कोई भी बटन दबाओ भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकल रही थी। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को आरती वाली भाषा में नहीं, इसकी तो आरती उतार ली, अब ये सब कुछ ठीक है, आरती वाली भाषा नहीं चलती, चालीसा वाली नहीं चलती, साइंस की भाषा में देना पड़ेगा कि ये टेक्निकल स्नैग इस टेक्नोलॉजी में ये कमी की वजह से था। क्यों ऐसा हुआ उस मशीन में कि कोई भी बटन दबाइए भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकल रही है? इसका जवाब जिस दिन इलेक्शन कमीशन सेटिस्फैक्टरी दे देगा, नहीं तो जांच करने दे। सिर्फ जीतेंगे तभी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, ईवीएम की जांच। ईवीएम, देखिए, ईवीएम आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं है। ईवीएम इस देश की लोकतंत्र की फाउंडेशन बन गई है। ईवीएम पे इस देश का सारा लोकतंत्र टिक गया आके। इसके प्रति लोगों का फेथ होना बहुत जरूरी है। कौन पार्टी जीते और कौन हारे, आपको फेथ नहीं है ईवीएम पर? मुझे अभी फेथ नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि 26 अप्रैल को हमको मनीष सिसोदिया ऐसे ही मुस्कुराते हुए जीत के मैं हमेशा मुस्कुराता मिलूंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।